हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। हैप्पी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशांक डिफेंस एकेडमी पर। दोस्तों, आपका ये जो मॉक टेस्ट चल रहा है वो है 23। हमारे 200 मॉक टेस्ट होने वाले हैं इसके अंदर, और फिजिक्स ही फिजिक्स के। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, आपको मेहनत करनी चाहिए। इसमें मैं कराने जा रहा हूँ आपको टॉप 5000 क्वेश्चन सीरीज। कितने बच्चों? 5000 क्वेश्चन सीरीज, जिसके अंदर हम पढ़ चुके हैं 525 तक, और आज करेंगे हम 526 से लेकर 550 तक के क्वेश्चन। टॉपिक का नाम है अल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी। क्या है बेटा? एसी, अल्टरनेटिंग करंट। बिल्कुल बहुत ही प्यार से एक एक चीज को बारीकता के साथ देखने। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। डियर स्टूडेंट्स, एसी धारा का औसत मान होता है, जबकि आई नॉट जो है धारा का मैक्सिमम मान है। आपसे ये पूछा है एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी करंट। डीसी करंट, ध्यान दीजिएगा, डीसी करंट की एवरेज वैल्यू पूछिए दोस्तों। एवरेज वैल्यू एसी करंट की होती है बच्चों। एसी में आई नॉट मैक्सिमम होता है। आई नॉट क्या होता है? मैक्सिमम। और अगर मैं IRMS निकालूं, IRMS जो होता है वो होता है आई नॉट अपॉन √2 होता है बच्चों, स्क्वायर मीन रूट वैल्यू। और एक होता है आई एवरेज बच्चों। आई एवरेज वो होता है 2I0/π। ये तीन वैल्यू होती है मित्रों परफेक्ट। और अगर हम तीनों वैल्यू को ध्यान दें तो ये तीनों वैल्यू एसी में होती हैं, ना कि डीसी में। डीसी में केवल एक ही मान होता है, दे रखा है, इसके अलावा और कोई मान नहीं होता। चाहे आप इसमें RMS वैल्यू देखें, चाहे आप इसमें एवरेज वैल्यू देखें, चाहे आप इसमें मैक्सिमम वैल्यू, डीसी में तीनों एक जैसी होती हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 527, 527, एसी के लिए सही समीकरण है। राइट इक्वेशन फॉर एसी करंट। एसी करंट के लिए, एसी करंट एक SHM की तरह होता है। किसकी तरह होता है? ये SHM की तरह होता है। SHM की तरह होता है। और SHM की इक्वेशन जो होती है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, इस तरीके से काम करता है। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, देन राइट टर्म सॉल्व इन फॉर्म बाई। क्वेश्चन नंबर 528 बच्चों, किसी बल्ब पर 220 वोल्ट लिखा है, तो यह विभव का कौन सा मान है? देखो दोस्तों, कुछ जैसे भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कोई ले लीजिए, उन पे कुछ पोटेंशियल लिखा होता है। तो जो लिखा होता है वो कौन सा मान होता है? याद रखिएगा, वो RMS वैल्यू होती है। कौन सा मान होता है बच्चों? RMS वैल्यू होती है, वर्ग माध्यमूल मान। जो चीज लिखा होता है वो RMS वैल्यू होती है बच्चों, याद रखिएगा इसे। एल सर्किट में धारा विभव के बीच में सही संबंध है। देखो बच्चों, तीन प्रकार के सर्किट होते हैं, एल सर्किट, R सर्किट और C सर्किट। अगर हम ध्यान दें तो इस तरीके से बनते हैं बच्चों कि R तो इधर रहता है करंट की डायरेक्शन में, याद रखिएगा। अब दिक्कत आती है C और L की। तो L फॉर लार्ज, लार्ज मतलब ऊपर, ये ट्रिक है L फॉर लार्ज की, और C फिर नीचे आ जाएगा। तो आपसे ये पूछा है कि इसके लिए विच ऑफ द राइट स्टेटमेंट। पहला दे रखा है I और B के बीच में फेस डिफरेंस π/2 है, बिल्कुल सही है, π/2 है, सही बात है। इनके बीच में धारा विभव से आगे, विभव जो है पोटेंशियल जो है वो करंट से आगे होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ होता है पोटेंशियल और यहाँ होता है करंट, और ये आगे ही होता है, बिल्कुल ये भी सही है। इसमें पावर लॉस 0 होता है। देखो बच्चों, पावर लॉस क्या होता है पहले ये चीज समझनी चाहिए। पावर लॉस होता है P0 I0 cos पाई, या हाफ PRMS IRMS cos पाई। बच्चों क्या हुआ है, V0 और RMS में वैल्यू का रिलेशन होता है। RMS वैल्यू होती है V0 अपॉन √2, देन कैलकुलेशन आंसर। बात समझ गए बच्चों? तो यहाँ VRMS, एक मिनट, यहाँ आएगा √2, तो हाफ V0 और I0 क्या आ जाएगा? VRMS IRMS cos फाई। ये पावर लॉस का एक एनर्जी फॉर्मूला आ गया। अब जहां जो फाई होता है वो फेस डिफरेंस होता है, इसे हम पावर कॉफिशिएंट या शक्ति गुणांक के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे फाई जो होता है एल सर्किट में वो π/2 है, और cos π/2 कितना हो जाता है? 0, दैट आंसर 0, बिल्कुल सही है।
इसलिए ये तीनों सही हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन ये नॉलेज को बहुत बढ़ा देते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो वो आपसे बाहर नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 530, यदि एसी सर्किट में धारा व विभव के बीच में फेस डिफरेंस π/6 है तो पावर कॉफिशिएंट होगा। देखो पावर कॉफिशिएंट हम cos फाई को कहते हैं और हम इसको लिख देंगे cos π/6। cos π/6 √3 होता है, मतलब cos 30 होता है, और cos 30 को मैं लिख सकता हूँ √3/2 बच्चों। राइट आंसर इज दिल्ली। दिस इज पावर कॉफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 531, एलसीआर सर्किट की प्रतिबाधा इंपीडेंस है। एलसीआर सर्किट बच्चों, एलसीआर सर्किट का नेट रेजिस्टेंस जो कहलाता है वो इंपीडेंस कहलाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। मैंने इसका रेजिस्टेंस XC ले लिया और इसका ले लिया XL। मान लिया कि यहाँ पे नेट जा रहा है, ये नेट रेजिस्टेंस आ गया XL - XC, और इधर आ गया रेजिस्टेंस R, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ आ जाएगा इंपीडेंस Z। इन दोनों का वर्क करके जुड़ जाएगा तो यहां से हमारे पास इंपीडेंस Z आ जाएगा। तो Z का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा रूट के अंदर इस R का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर XL - XC होल स्क्वायर। आप XL - XC कर लो चाहे XC - XL कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो स्क्वायर लग रहा हुआ है। देन राइट आंसर इज द दिल्ली। इंपीडेंस Z कहते हैं, वही ओम यूनिट होती है। एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन में फ्रिक्वेंसी होगी। पहले तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो रेजोनेंस कंडीशन है, अनुनादी स्थिति है बच्चों, उसका मीनिंग क्या है। अनुनादी स्थिति में क्या होता है कि जब एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस होता है तो झल्लर में जैसे लाइट जलती है बुझती है, जलती है बुझती है, जलती है बुझती है, तो ऐसी कंडीशन होने लगती है। और एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन तभी हो सकती है जब XL = XC हो जाएगा, और इस कंडीशन में जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम पाया जाता है, और cos फाई जो पाया जाता है, cos फाई वो पाया जाता है 1। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं क्योंकि cos फाई का जो मान होता है R/Z होता है। यहाँ पे R बराबर Z बराबर R हो जाता है तो ये 1 हो जाता है, तो ये cos फाई की कंडीशन हो जाती है। ये तो एक एक्स्ट्रा नॉलेज बताई मैंने आपको। अब मैं बात करता हूँ रेजोनेंस कंडीशन में इम्पीडेंस, तो आपको पता चल गया फ्रिक्वेंसी निकालनी है। अब आपको ये एक बात ध्यान देनी होगी कि क्वेश्चन में दिया है कि XL = XC है। XL होता है ω/L और XC होता है 1/ωc। ओमेगा इधर आ जाएगा तो ω² 1/LC आ जाएगा बच्चों। यहाँ से मैं ओमेगा की वैल्यू देखूंगा तो ये 1/√LC आ जाएगा, और ओमेगा होता है 2π/N = 1/√LC बच्चों। यहाँ से अगर मैं फ्रिक्वेंसी N को देखूंगा तो ये 1/2π 1/√LC। दिस इज फ्रिक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस कंडीशन इन LCR सर्किट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। आपके रेजोनेंस कंडीशन में पावर कोएफिशिएंट भी पूछ सकता है, रेजोनेंस कंडीशन में फेस डिफरेंस भी पूछ सकता है 0, रेजोनेंस कंडीशन में इंपीडेंस Z का मान भी पूछ सकता है। ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 533, चौक कुंडली किसका उदाहरण है। देखो एक चौक कॉइन एक ऐसी है, चौक कॉइन कहते हैं, कुंडली इंग्लिश का मतलब मीनिंग होता है कॉइन। चौक कॉइन का मतलब होता है जिसमें पावर लॉस बहुत कम हो, एप्रॉक्स 0 के बराबर, जिसमें पावर लॉस शक्ति की हानि पावर लॉस एप्रॉक्स क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, इसमें पावर लॉस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर पावर लॉस 0 है तो उसे हम लेते हैं चौक कुंडली और वाटहीन धारा। इसको क्या बोलते हैं, वाटहीन धारा। वेटलेस करंट, वेटलेस करंट का मतलब उसका मान के चलिए कि इसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कार्य करता है। स्टेप अप एक काम ही करता है, पोटेंशियल को बढ़ाता है। ये पोटेंशियल को बढ़ाता है। सेकेंडरी में ज़्यादा होते हैं फेरे और करंट खुद बढ़ जाता है। धारा को बढ़ाना, धारा में कोई बदलाव नहीं होता, पोटेंशियल बढ़ने से धारा खुद घट जाती है, लेकिन काम ये करता है वो पोटेंशियल बढ़ाता है। जैसे सिर्फ आप पढ़िए, पढ़ने से खुद सिलेक्शन हो जाएगा, बात ध्यान रखिएगा। तो एग्जैक्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो काम होता है वो पोटेंशियल बढ़ाना होता है बच्चों। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। I = I0 sin ωt - π/2, V = V0 sin ωt। तो परपथ में व्यय शक्ति होगी, पावर लॉस से निकालना है। पावर लॉस P जो होता है वो यही होता है V0
आई नॉट हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाई। लेकिन आप इन दोनों में फाई देखेंगे तो आ रहा है पाई बाई टू, आ रहा है फाई होता है फेस डिफरेंस दोनों के बीच में, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू ओमेगा टी। यहां से अगर मैं देखूंगा तो हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस पाई बाई टू, और कॉस पाई बाई टू क्या हो जाएगा 0। तो ये एल सर्किट है या सी सर्किट है, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। पावर लॉस बच्चों, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर में दो कॉइन होती हैं बच्चों, एक ऐसी होती है और एक ऐसी होती है, और इसमें लगता है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या लगता है? या इंडक्टिव इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण। एक में हम करंट बदलते हैं, दूसरे में स्वतः ही बदल जाता है, उसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और सेल्फ स्वयं में बदले लेंज के नियम से तो उसे हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 537, डीसी के लिए प्रयोग में लाए गए अमीटर द्वारा एसी को नहीं मापा जा सकता क्योंकि? बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जो डीसी में यूज हो रहे मशीन है वो एसी में नहीं होंगी, और जो एसी में हो रही है वो डीसी में नहीं होती। एसी अपनी दिशा बदलता रहता है, एक ही दिशा में चलता है। एसी में पावर लॉस मैक्सिमम होता है, नन ऑफ दिस। तो एसी अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। डीसी में जो जनरेटर यूज किए जा रहे हैं, अमीटर जो यूज किए जा रहे हैं, वो आप एसी में नहीं यूज कर सकते। ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल 0 दिखाएगा, करंट 0 दिखाएगा। आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर 100%। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब है कि जितना वो ले रहा है उतना ही आउटपुट दे और एनर्जी लॉस 0 करे। एसी में पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान ज्ञात कीजिए। एवरेज वैल्यू आई एवरेज हमने अभी बताया था, ये होता है 2I नॉट ओवर पाई, 2I नॉट ओवर पाई, और इसकी वैल्यू आती है 0.637 आई नॉट। बच्चों वैल्यू क्या आती है? 0.637 आई नॉट, आई मीन की वैल्यू। दिस इज आरएमएस वैल्यू। व्हाट इज दिस? दिस इज आरएमएस वैल्यू। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता किसे डिनोट करेगी? यानी स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सीलरेशन। देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, दिस इज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसको डिनोट करेगी बेटा, वेलोसिटी को डिनोट करेगी, दिस वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा। आगे आता है, एक व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड से एक स्थिर समतल दर्पण की ओर जा रहा है, तो अपने प्रतिबिंब को किस वेग से आता हुआ देखेगा? देखो बच्चों, ये मिरर है, यहां पे ये व्यक्ति दौड़ रहा है कितने से? 5 मीटर पर सेकंड से। तो यही व्यक्ति इसको इमेज को कितने से देखेगा? 10 मीटर पर सेकंड से। वैसे ये भी 5 से दौड़ रहा है, लेकिन ये थर्ड मेंबर के लिए, लेकिन देखेगा कितने से इसको? 5 अपने से, 5 इसका इमेज का, तो 10 मीटर पर सेकंड। ये बोला है देखेगा, ध्यान रखिएगा। देखेगा मतलब ये खुद देख रहा है, इंपॉर्टेंट है। एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एसी जनरेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत थ्योरी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने से मैग्नेट उत्पन्न होता है, लेकिन यहां पर मैग्नेट फील्ड के बदलने से इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होता है। 40 न्यूटन का बल लगाकर किसी बॉल को इतने सेकंड तक बैट से संपर्क में लाया गया तो संवेग में परिवर्तन। देखो बच्चों, ये बाकी स्तोक्ता में तो ये इम्पल्स है, जैसे हम बोलते हैं डेल्टा पी, जैसे हम बोलते हैं आई, और ये होता है एफ एक्सटर्नल इंटू स्मॉल टाइम। एफ एक्सटर्नल 40, स्मॉल टाइम इक्वल टू 0.01, देन कैलकुलेशन 0.4, क्या आ जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। 0.4 केजी मीटर पर सेकेंड, देन ए आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 544, दो दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल पर झुके हुए हैं। जब इस प्रकाश किरण दोनों के दर्पण से टकराकर जाती है तो किरण का डेविएशन बताना है। क्या बताना है बच्चों? डेविएशन। एक बात याद रखिएगा, अगर दो मिरर से डेविएशन निकल रहा हो तो वो इंसिडेंट एंगल पर डिपेंड नहीं करता, वो केवल दोनों के बीच के एंगल पर डिपेंड करता है। ये प्रकाश की किरण आई, टकराई और ऐसे वापस चलेगी, इसका डेविएशन बताना है बच्चों। ये पूरा घूम गई है 360, तो डेविएशन होता है 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो 2 पाई माइनस 2 थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 60 है, पाई बाई 3, तो 2 बाहर आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 3, देन 2 बच्चों वही हो जाएगा 2 पाई बाई 3, देन दिस बच्चों 4 पाई बाई 3,
और 4π/3 दैट आंसर दिल्ली। ये डेविएशन होता है, इसको आराम से ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। प्रेरकी प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस या फिर आप इसे बोल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन या आवृत्ति फ्रिक्वेंसी के बीच में ग्राफ होता है। एक तो आप जानते हैं एक्सएल इसको बोलते हैं प्रेरकी प्रतिघात को, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसे हम बोलते हैं वो होता है ओमेगा एल बच्चों, और फ्रिक्वेंसी यही कही जाती है, ओमेगा को ही जनरली हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो एक्सएल प्रोपोर्शनल टू आ गया ओमेगा। तो ऐसे लग रहा है बाई प्रोपोर्शनल टू एक्स जैसा लग रहा है कि नहीं? तो ये ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, दैट आंसर दिल्ली। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसको समझना चाहिए हमको। प्रेरकी प्रतिघात इसको हम एक्सएल कहते हैं और ये ओमेगा होता है, दोनों के बीच में ग्राफ था। एक अमीटर से इतने एम्पियर की धारा मापी गई, तो यह कथन है। देखिए ये जो एम्पियर की करंट मापी गई है ये धारा की आरएमएस वैल्यू है, बिल्कुल सही है। इसका मैक्सिमम मान 402 है, ये दोनों सही है। बेटा जो भी हमारे पास अमीटर मापता है वो आरएमएस वैल्यू मापता है। क्या मापता है? आरएमएस वैल्यू। याद रखिएगा ऐसे, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू जो होती है वो I0/√2 होती है। तो आरएमएस वैल्यू 4 एम्पियर, I0/√2, यहां से हमारे पास I0 कितना आ जाएगा 4√2 एम्पियर। इसलिए बच्चों इसके आंसर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। 547 दो कुंडलियां जिनके स्वप्रेरण गुणांक सेल्फ इंडक्टेंस दे रखे 2 हेनरी और 16 हेनरी दे रखे, यदि इनको सीरीज क्रम में, देखो बच्चों ये जो इंडक्शन होता है ये आपके पास जो लेते हैं C1, फिर आप एक और लेते हैं C2, ये आपके पास रेजिस्टेंस की तरह जुड़ता है। किसकी तरह जुड़ता है? रेजिस्टेंस की तरह। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में देखेंगे 3 एंड, तो ये आ जाता है C1 + C2। याद रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे ये कुंडलियां हैं C1 और C2, और यदि आप इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे बिल्कुल C1 और C2, तो यहां पे जो C नेट आ जाता है वो आ जाता है C1 C2 ओवर C1 + C2। बच्चों ये रेजिस्टेंस की तरह जुड़ता है। किसकी तरह जुड़ता है? रेजिस्टेंस की तरह। तो इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ के रखिएगा। देन नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज दिस सीरीज कॉम्बिनेशन? देन सीरीज कॉम्बिनेशन 2 हेनरी + 3 हेनरी, बोले तो 5 हेनरी। देन राइट आंसर इज द बम्बई। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 548, पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का कारण है रीजन ऑफ मैग्नेट फील्ड ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी के मैग्नेट फील्ड का क्या कारण हो सकता है? कोरियोलिस फोर्स। क्या होता है ये कोरियोलिस फोर्स? पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर बहुत सारा लावा घूम रहा है, पृथ्वी के अंदर ये लावा घूम रहा है बहुत तेजी से, इसे पृथ्वी की कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कोर कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसके कारण मैग्नेट फील्ड क्रिएट होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रोल करता है। मैग्नेट इंडक्शन संबंधी फैराडे का सेकंड लॉ सत्य रखता है। यह वैज्ञानिक लेंज ने दिया था। फैराडे का सेकंड लॉ लेंज ने दिया था, बिल्कुल सही बात है। यह एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है, बिल्कुल सही बात है। इस नियम के अनुसार प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत होती है, बिल्कुल सही। तीनों एकदम करेक्ट बात है, यही नियम है सेकंड लॉ। तो वैज्ञानिक फैराडे का जो सेकंड लॉ था वो लेंज ने दिया था, और उन्होंने कहा था यह उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न हुई हो। डायरेक्शन दिखाता है, नेगेटिव साइन आता है। किसी जनरेटर में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ इतने हैं, जहां एन फाई का मात्रक होता है। बहुत बार आया बच्चों क्वेश्चन, एन फाई का मात्रक होता है वेबर, लेकिन इसका जो यूनिट ली जाती है वो वेबर टर्न ली जाती है। एन फाई की यूनिट क्या ली जाती है? वेबर टर्न। तो ये थे दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को बहुत बारीकता के साथ समझाया गया आपको। अब थोड़ा सा स्पीड में इसी तरीके से लेते रहिए जिससे कि माइंड आपका फ्रेश हो। मिलते हैं आपसे नए मॉक टेस्ट में कल सुबह 7 बजे। जय हिंद दोस्तों।